तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिनके इस्तेमाल से हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी प्यारे बच्चों, ये सारे मैट्रिक्स हमको आने चाहिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पहला हमारा मैट्रिक्स है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे परिवर्त आव्यूह, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला हम देखेंगे, पहला है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह या फिर कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों कि यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को की रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों हम ए डैश या फिर ए में ऊपर टी लगाते हैं। या तो ए डैश लगा रहेगा बच्चे या फिर ए टी लगा रहेगा। टी मतलब ट्रांसपोज। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तो इसको आप ध्यान से देख लो। अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। प्यारे बच्चों, अगर ये 3×3 का कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा प्यारे बच्चों? ए डैश करो या फिर ए ट्रांसपोज करो। प्यारे बच्चों, क्या करें हम? या तो हम पंक्ति को स्तंभ में बदल दें और या तो स्तंभ को पंक्ति में बदल दें। बात एक ही है बच्चे। तो हम करते क्या हैं बच्चे, इस R1 को हम लिखते हैं C1 में। तो A11, A12, A13 ऐसे लिखा है तो इसमें कॉलम में लिखता हूँ बच्चे। तो A11, A12 और A13। अब ये सेकेंड रो प्यारे बच्चे ऐसी है, इसे सेकेंड कॉलम में लिखते हैं तो आ जाएगा बच्चे A21, A22 और A23, है ना बच्चे। अब ये थर्ड रो को भी ऐसे लिखें प्यारे बच्चों, तो A31, A32 और A33। तो ये प्यारे बच्चों इस तरीके का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। हम ये कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स या तो ए डैश है और या तो ए पावर टी या फिर ए ट्रांसपोज है। आइए बात समझ प्यारे बच्चों। अगर आपकी मर्जी, देखो, अगर आप देखो आपने किया क्या है, आपने पंक्तियों को बदल दिया है स्तंभों में प्यारे बच्चों। लेकिन देखो अगर आप, तो ऑटोमेटिक ये जो स्तंभ है, ये जो कॉलम है, पंक्ति में चला गया कि नहीं चला गया? आई बात समझ में? तो आप दोनों में से केवल एक ही काम करना, ये नहीं कि दोनों काम कर दिया। एक बार पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया और फिर स्तंभ को पंक्ति में कर दो तो वापस क्या मिल जाए? जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाओ प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त होता है। आई बात समझ में? अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे प्यारे बच्चों। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसमें उतना समझ में नहीं आएगा बच्चों। सपोज करो कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जो है A11, A12, A13, A21, A22 और A23। प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है? 2 पंक्तियां हैं और 1, 2, 3 स्तंभ हैं, मतलब ये 2×3 का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो अब देखो, जब मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालूंगा या फिर ए डैश निकालूंगा, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा इस रो को पहले कॉलम में करना पड़ेगा। तो A11, A12, A13, फिर इस रो को A21, A22 और A23। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 3/2 का। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हमें क्या मिली प्यारे बच्चों कि अगर हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा प्यारे बच्चों? n/m होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात मिली कि नहीं मिली?
आई बात समझ में। अब देखो ये A11 है, A11 है, इससे तो बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे A12 था, यहाँ पे क्या था, A12 था, अब यहाँ पे क्या आ गया है, A21 आ गया है। कुछ परिवर्तन आपको समझ में आया? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो I जेवा अवयव था, I जेवा अवयव था, है ना, अवयव था, जो I जेवा अवयव था, मतलब I जेथ एलिमेंट था, जो है ना बच्चे, जो I जे प्लेस का एलिमेंट था, अब उसका प्लेस क्या हो गया है, अब वो जे आई प्लेस में चला गया है, अब वो जे आईवा अवयव हो गया है, अब वो जे आईवा अवयव हो गया है। आई बात समझ प्यारे बच्चों को। ये जो A12 था अब ये कहाँ चला गया है, अब ये यहाँ चला गया है। इसकी प्लेस क्या होती है, A11, तो A21 होती है ना, ये A21 है कि नहीं है, दूसरा कॉलम और पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम है ना, ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, मतलब A21 है ये, है ना, लेकिन उसके स्थान पे कौन आ गया है, A12 आ गया है। आई बात समझ में, तो जस्ट पलट गया है, मतलब A12 के स्थान पे A21 आ गया है, तो I जे अवयव के स्थान पे जे आईवा अवयव आ गया है। समझ गया बच्चे लोग? तो ये हमें दो बातें इसके स्ट्रक्चर से पता लगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए बच्चे। तो इसमें विशेष बातें अब मैं आपको बताता हूँ, नोट करवाता हूँ, आप सभी नोट भी करेंगे अपनी नोट्स में, बुक से नोट करिएगा और याद भी रखेंगे प्यारे बच्चों। तो जो कुछ विशेष बातें थी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे बच्चे जो इसमें, वो कुछ इस प्रकार से हैं, विशेष बातें थी प्यारे बच्चों। तो पहली बात ये थी प्यारे बच्चों कि यदि A इज इक्वल टू AIJ M/N है, AIJ M/N है, तो जो हमारा A ट्रांसपोज है या फिर A डैश है वो होगा AJI, है ना, IJ था तो AJI, और इसका ऑर्डर क्या होगा, N/M होगा। ऑर्डर बदलता है कि नहीं बदलता, 3/2 था तो 2/3 हो गया था। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगी प्यारे बच्चों। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि A डैश का या फिर A का I जेथवा अवयव, A का I जेथवा अवयव A डैश का जे आईवा अवयव होता है। आई बात समझ में, मतलब उनकी जो पोजीशन है वो बदल जाती है, जो A21 पे था वो A12 पे आ जाता है, और जो A12 पे था वो A21 पर पहुंच जाता है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जो सेकंड नंबर बात है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो थी, महत्वपूर्ण बातें थी, एक हमने देख लिया। नंबर 2 विशेष बात है प्यारे बच्चों, वही चीज़ कि अगर A का जो ऑर्डर है M/N है, तो A डैश का जो ऑर्डर होगा वो N/M होगा। हम पहले समझ लिए हैं, आप लिखने के लिए आपको बताया जा रहा है। उसके बाद नंबर 3 है प्यारे बच्चों, यदि आव्यूह कहता है कि यदि आपके पास कोई रो मैट्रिक्स है, A B C, अगर आपके पास कोई रो मैट्रिक्स है बच्चे, है ना, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, A B C कॉलम मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, भूल गए क्या? पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो यही कह रहा है कि पंक्ति आव्यूह का परिवर्त स्तंभ आव्यूह होता है, नंबर 3 प्रॉपर्टी। और नंबर 4 इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्तंभ आव्यूह का परिवर्त क्या होगा, पंक्ति आव्यूह होगा। सही बात है ना, स्तंभ आव्यूह का परिवर्त पंक्ति आव्यूह होगा। भाई पंक्ति है, बदलेंगे तो स्तंभ में बदल जाएगी, तो पंक्ति का परिवर्त स्तंभ आव्यूह होगा। स्तंभ है, बदलेंगे तो पंक्ति में बदल जाएगा, तो स्तंभ आव्यूह का परिवर्त पंक्ति आव्यूह होगा। आप बढ़िया सी नोट्स बनाओगे बच्चे बुक से देखकर, है ना, या फिर जो मैंने बोला आप उससे भी नोट्स बना सकते हो प्यारे बच्चों। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो नोट बना के मैं लिखने के लिए बोलता हूँ, है ना प्यारे बच्चों। तो नोट नंबर 1 लिखेंगे प्यारे बच्चों कि किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त, क्या लिखेंगे, नंबर 1, किसी आव्यूह के
किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वही आव्यूह होता है, वही आव्यूह होता है। प्यारे बच्चे बात समझ गए, है ना बच्चे? तो क्या करोगे आप, समझ लो कि किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वही आव्यूह होता है। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अर्थात ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा प्यारे बच्चे? ए होगा। होगा नहीं होगा? देख लेते हैं, है ना। यदि ए इज इक्वल टू प्यारे बच्चों है A11, A12, A21 और A22, एक 2/2 आव्यूह लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। तो ए ट्रांसपोज, ए परिवर्त क्या होगा बच्चे? इस पंक्ति को बदल दो स्तंभ में, तो A11 A12 को ऐसे लिख दो, A11 A12, इस पंक्ति को बदल दो स्तंभ में, तो बन जाएगा A21 और A22। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो अब हम क्या करें बच्चों, अब हम इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना। जब ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालोगे तो अब इस पंक्ति को क्या करोगे? स्तंभ में चेंज करोगे। तो A11 A21 को फिर से लिखो स्तंभ में, तो A11 इसको यहाँ लिखो A21, फिर सेकंड को सेकंड कॉलम में तो A12 और A22। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है? तो अब आप ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए परिवर्त का परिवर्त। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू ए की है कि नहीं है? ए है A11 A12 A11 A12 A21 A22। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं किसी परिवर्त आव्यूह के परिवर्त वही आव्यूह होता है, किसी परिवर्त आव्यूह का परिवर्त वही आव्यूह होता है, किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। आगे बात समझ प्यारे बच्चों को? तो अब हम चलते हैं आगे, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नोट नंबर 1 था बच्चे, अब नोट नंबर 2 लिखो। आप क्या लिखोगे नोट नंबर 2? नोट नंबर 2 कहती है बच्चों कि यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समान क्रम के आव्यूह हैं, ध्यान रहे समान क्रम के आव्यूह हो तभी, दो समान क्रम के आव्यूह हैं, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम, है ना। तो हम बोल सकते हैं अगर a प्लस बी में होल ट्रांसपोज लगा हो तो हम इसको बोल सकते हैं a का अलग ट्रांसपोज और प्लस b का अलग ट्रांसपोज। इसका मतलब कहता है कि दो आव्यूहों को जोड़ने के बाद उसका परिवर्त निकालो या फिर उनका अलग अलग परिवर्त निकालने के बाद जोड़ दो। आई बात समझ में, है ना। या तो आप दो आव्यूहों को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालो या फिर उनका अलग अलग ट्रांसपोज निकालने के बाद जोड़ दो। लेकिन ध्यान रहे बात, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चे? सेम होना चाहिए। क्यों? अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा बच्चे तो क्या जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा प्यारे बच्चों। तो फिर क्या इक्वल हो पाएगा? इक्वल नहीं हो पाएगा। इधर साइड कुछ और ऑर्डर, कुछ और ऑर्डर, है ना बच्चे। तो अब हम चलते हैं अपने नोट नंबर 3 में। 2 नोट मैंने करवा दी प्यारे बच्चों। नोट नंबर हमारा 3 है, कहता है यदि दो आव्यूहों ए और बी, या फिर ऐसा लिखें यदि आव्यूह ए का क्रम m/n एवं आव्यूह बी का क्रम n/p हो तो if order of matrix A is m/n and order of matrix B is n/p then तब प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे इस ऑर्डर का मतलब क्या है। ये ऑर्डर हमें कब चाहिए होता है? जब हम दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब हम दो आव्यूहों का गुणा करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो वही बोलना चाहता है यदि A का क्रम m/n है और B का क्रम n/p है, तब जो AB के मल्टीप्लिकेशन का परिवर्त होगा वो B परिवर्त और A परिवर्त के बराबर होगा। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, है ना। देखो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है, हमारा जो एडिशन है, हमारा आव्यूहों का जो जोड़ है प्यारे बच्चों, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो उसे आप कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप चाहे a डैश प्लस b डैश लिखो या फिर b डैश प्लस a डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस डज नॉट फॉलो, क्या बोलते हैं उसे, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता बच्चे। तो जरूर ध्यान देना, जो ए बी का होल ट्रांसपोज है, जो ए बी का होल परिवर्त है, कभी गलती से आप ए परिवर्त बी परिवर्त मत कर देना, उल्टा होता है ये। ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टी नंबर, ये नोट नंबर 3 हो गया जो हमें बेहद ध्यान देना है। और नोट नंबर 4 प्यारे बच्चों बेहद आसान है, कहता है यदि k कोई कांस्टेंट हो, यदि k कोई अदिश हो, है ना, यदि k कोई स्केलर नंबर हो, तो ये कहता है कि अगर k इंटू ए का ट्रांसपोज है तो k अलग, a का ट्रांसपोज अलग होता है। बच्चे नंबर है, नंबर में ट्रांसपोज लगा क्या कर लोगे, ऐसा तो है नहीं कि अगर ये 1 लिखा है इसका ट्रांसपोज तुम कर दोगे ऐसा, उल्टा कर दोगे, है ना बच्चे, ऐसा तो करेंगे नहीं। नंबर का ट्रांसपोज क्या होगा, वही नंबर होगा। तो इसीलिए k का ट्रांसपोज सिंपल k और a का अपन ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो कुल मिला के हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर किसी पंक्ति को स्तंभों में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो हमें जो मिलता है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स या फिर परिवर्त आव्यूह होता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर बदल जाते हैं। अगर मैट्रिक्स m बाई n का है, अगर मैट्रिक्स m बाई n का है तो n बाई m का हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वही आव्यूह होता है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर a प्लस बी का परिवर्त है तो a परिवर्त प्लस b परिवर्त के बराबर होता है। उसके बाद हमने देखा कि ए बी का परिवर्त अगर गुणा करने लायक हो तब, है ना, ए बी का परिवर्त उल्टा होता है, बी परिवर्त ए परिवर्त के बराबर होता है। उसके बाद हमने देखा अगर कोई संख्या है और ए परिवर्त है और एक होल परिवर्त है तो 2 अलग और ए का परिवर्त अलग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब बढ़ते हैं हम नंबर 2 की ओर। अब बहुत आसान है आगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला मैट्रिक्स है वो है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना बच्चे। तो इसकी डेफिनेशन ये है, यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए का जो परिवर्त है ए के बराबर हो जाए, है ना बच्चे, ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सममित आव्यूह या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ध्यान दो बच्चे। अब के बाद से हम जितनी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो सभी की सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हैं, वर्ग आव्यूह के लिए हैं। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ट्रांसपोज जो है वही आव्यूह मिले, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखें, जैसे मान लो अगर a इज़ इक्वल टू है 1 3 और 3 और 2, है ना, तो देख लो अगर अब मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को लिखो पहले कॉलम में, 1 3 ऐसा है तो 1 3 ऐसा लिख दो, 3 2 ऐसे में है तो 3 2 को ऐसा लिख दो। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर है, a के बराबर है कि नहीं है, तो a डैश अगर a के इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान दो, एक बात और ध्यान देना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको बनाना हो तो आप पकड़ लो मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण से समान दूरी वाले अवयव, जैसे इसके इतना दूर, इसके एक दूर, इधर भी 3 इधर भी 3 इक्वल रहें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे मैं बनाता हूँ एक 3 बाई 3 ऑर्डर का, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मुख्य विकर्ण है, मान लो 1 है 4 है और 5 है, तो मुख्य विकर्ण के समान दूरी वाले अवयव सेम रखोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे 1 के इधर अगर मैं 3 करूँ तो 1 के नीचे मुझे 3 करना पड़ेगा, है ना। फिर 4 के एक इधर अगर मैं 6 करूँ तो मुझे 4 के यहाँ नीचे भी 6 करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। अब ऐसे ही अगर मैं, आप या तो 4 ले लो, 4 से एक उधर जाके उधर जाने पर अगर मैं क्या बोलूँ 7 कर दूँ तो 4 के ऐसे करके इधर आने पर मुझे 7 करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, तो मेन डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट से देख लो, 5 से 2 एक दूसरा ऊपर 7 है तो 5 से
एक दूसरा बगल में 7 है। कोई भी एलिमेंट मेन डायगोनल का है उससे समान दूरी पर उधर साइड भी और इधर साइड भी दोनों अवयव क्या मिलेंगे बच्चे, इक्वल मिलेंगे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा, सममित आव्यूह ही बनेगा। चेक कर लो प्यारे बच्चों, है ना। अगर मैं इसका ए डैश निकालता हूँ 137 ऐसे में लिखा है तो 137 में ऐसे में लिख देता हूँ। 3 4 6 ऐसे है तो 3 4 6 को मैंने कॉलम में कर दिया और फिर 7 6 5। कुछ चेंज हुआ प्यारे बच्चों? जो ये लिखा है वही ये लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। तो ए डैश इज इक्वल टू ये ए के बराबर आ गया। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। कोई कहे आपसे 4x4 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ तो आप कैसे याद रखोगे? आप ध्यान रखो कि मेन डायगोनल से इक्वल दूरी वाले एलिमेंट जो हैं, मेन मुख्य विकर्ण से समान दूरी वाले अवयव जो हैं समान रख दोगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। अब अगला है प्यारे बच्चों, अगला है विषम सममित आव्यूह। क्या है प्यारे बच्चों? विषम सममित आव्यूह, है ना। विषम सममित विषम सममित आव्यूह, या फिर क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लगा दूं मैं SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है, डेफिनेशन आप देख लेना, अगर ए कोई वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि उसका ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है ना बच्चे। अगर उसका ट्रांसपोज क्या हो जाए, -a के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित आव्यूह कहते हैं प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, जैसे यदि ए कोई आव्यूह है, यदि ए कोई मैट्राइसिस है, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये जो है प्यारे बच्चों, ये विषम सममित आव्यूह होगा। चेक कर लेते हैं कैसे होगा प्यारे बच्चों। देखो, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, तो इस पंक्ति को लिखेंगे कॉलम में, तो 0 और 3 यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों। फिर इस वाली पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिखेंगे तो -3 और 0 यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम देखें अगर, तो ए डैश इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, है ना बच्चे, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। 0 से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 रहेगा। -3 से माइनस कॉमन निकालिए बच्चों, चाहे आप माइनस कॉमन निकालो और चाहे माइनस के अंदर गुणा करो, चिन्ह बदल जाते हैं। तो -3 से माइनस कॉमन निकलेगा तो ये बन जाएगा 3, 3 से माइनस कॉमन निकलेगा ये बन जाएगा -3, है ना बच्चे, और ये बन जाएगा 0। अगर कॉमन निकालने में दिक्कत हो तो आप ये सोचो कि मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैं माइनस के अंदर गुणा करूँगा तो वापस मुझे वही मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब अगर प्यारे बच्चे ध्यान से देखें तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस, ये प्यारे बच्चों ए की वैल्यू है कि नहीं है। अगर आप इसे क्वेश्चन फर्स्ट बोल दो तो बोलो समीकरण नंबर 1 से ये तो ए है, तो ए डैश इज इक्वल टू -a, इसका मतलब ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित आव्यूह है प्यारे बच्चों। अब ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना बच्चे। तो विषम सममित आव्यूह की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना बच्चे। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर हम लिखेंगे बच्चे विषम सममित आव्यूह के प्रगुण, या फिर विषम सममित आव्यूह की विशेषताएं, या फिर कुछ नोट बना के हम लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो नंबर 1 कहता है प्यारे बच्चों कि एक विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण से समान दूरी के अवयव, एक विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण से लिखते हैं बच्चे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, से समान दूरी के अवयव पहली बात बराबर होते हैं एवं उनके चिन्ह मतलब साइन प्यारे बच्चों, चिन्ह विपरीत होते हैं। उनके चिन्ह क्या होते हैं प्यारे बच्चों?
विपरीत होते हैं। आई बात समझ में? प्यारे बच्चों ध्यान करो, जब मैंने आपको पढ़ाया सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह बनाते वक्त मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी कि अगर आपको सममित आव्यूह बनाना है तो आप ये ध्यान करो कि मेन डायगोनल से समान दूरी के अवयव क्या हो प्यारे बच्चों? इक्वल हों, है ना। मेन डायगोनल से समान दूरी के अवयव प्यारे बच्चों क्या हो? इक्वल हो। मतलब 1 के इधर 5 तो 1 के इधर भी 5, 2 के इधर 6 तो 2 के इधर भी 6, फिर यहाँ पे 7 तो यहाँ भी 7। इस तरीके से मैंने आपको बताया था सममित आव्यूह बनाना या फिर सममित आव्यूह को पहचानना। अगर सममित आव्यूह से मुख्य विकर्ण के समान दूरी वाले अवयव इक्वल हैं प्यारे बच्चों, समान दूरी वाले अवयव इक्वल हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। तो बस इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि समान दूरी वाले अवयव समान भी होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इसका मतलब अगर ये 5 है सममित आव्यूह में तो ये भी 5 है। विषम सममित आव्यूह में अगर ये 5 है तो ये -5 होगा, अगर ये 7 है तो ये -7 होगा, अगर ये 6 है तो ये -6 होगा। विषम सममित में एक और बात होती है जो हम उसके सेकंड पॉइंट में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण से समान दूरी के अवयव बराबर होते हैं किंतु उनके साइन क्या है? अपोजिट होते हैं प्यारे बच्चों, विपरीत होते हैं। जबकि सममित आव्यूह में हमने देखा था कि सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण से समान दूरी के अवयव क्या थे बच्चे? बराबर थे, उनके चिन्ह भी क्या थे? बराबर थे प्यारे बच्चों। अब जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चे, जो दूसरा गुण है इसका, तो कहता है कि एक विषम सममित आव्यूह में एक विषम सममित आव्यूह में सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सभी अवयव शून्य होते हैं। सभी अवयव क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अगर आप ये दो बात लेकर चलोगे प्यारे बच्चों तो आप हमेशा एक विषम सममित आव्यूह पहचान भी पाओगे अगर दिया है तो, और अगर बनाना है तो बना भी लोगे प्यारे बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना प्यारे बच्चों, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा उस एग्जांपल से किस तरीके से आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर एक विषम सममित आव्यूह की पहचान कर सकते हैं। तो जैसे मान लो बच्चे एक क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू, है ना, तो सबसे पहली बात तो इसके विकर्ण क्या होते हैं? 0 होते हैं। फिर ये है 1, ये है -1, है ना बच्चे, तो यहाँ -1 होगा और यहाँ +1 होगा बच्चों, और यहाँ पे आपको जो रखना है रखो, अगर 1 रखोगे तो -1 होगा। तो ये एक विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है? पहली बात क्या है? मुख्य विकर्ण से समान दूरी के अवयव बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह के हैं। तो ये बच्चे क्या है? +1 है तो ये क्या हो गया? -1 हो गया। इसके इधर +1 है तो ये क्या हो गया? -1 हो गया। अब इसके एक बगल जाके ऊपर जाओ तो -1 है, तो एक बगल जाके नीचे आओ तो क्या है? +1 है। पहला रूल फॉलो हुआ। और दूसरा रूल कहता है मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। तो यह क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है। आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो बच्चे। तो ए क्या आ जाएगा? ए डैश क्या आ जाएगा? इसको लिखेंगे ऐसे, तो 0, 1 और -1। सेकेंड को लिखते हैं तो -1, 0 और 1। थर्ड को लिखते हैं 1, -1 और 0। कोई दिक्कत बच्चों को? अब आप क्या करो? माइनस कॉमन निकाल लो तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। ये 0 रहेगा, ये प्लस का 1 रहेगा, ये माइनस का 1 रहेगा। माइनस का 1 0, प्लस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1 और 0 मिला लो बच्चे, चेक कर लो बच्चे, ये a की वैल्यू है कि नहीं है? तो हमें क्या मिल गया? a डैश इज इक्वल टू -a मिल गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर एक विषम सममित आव्यूह है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। भले ही मैं रात के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मेरी शक्ल में आपको थोड़ी थोड़ी नींद और सुस्तीपन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके जीवन में जितने
अन्य टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन साधारण से दिखने वाली डेफिनेशन को आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों। आपके रिवीजन के लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी हमने पढ़ा है परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह क्या होता है? अगर आप पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दो तो जो आव्यूह बनेगा वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह में हमने कई प्रॉपर्टियाँ देखी। अगर आप किसी परिवर्त आव्यूह का फिर से परिवर्त निकाल दो तो वही आव्यूह मिल जाता है। a प्लस बी का होल परिवर्त a का अलग परिवर्त प्लस b के अलग परिवर्त के बराबर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर a b का परिवर्त है तो b परिवर्त इंटू a परिवर्त के बराबर होता है। फिर हमने सममित आव्यूह पढ़ा। और सममित आव्यूह क्या होता है बच्चों? सममित आव्यूह कहता है कि अगर कोई आव्यूह का परिवर्त आपने निकाला, वही आव्यूह मिल गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं, है ना। और अभी हमने आपको विषम सममित आव्यूह के बारे में बताया। अगर कोई आव्यूह है और उसका नेगेटिव मिल गया, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? विषम सममित आव्यूह कहते हैं। प्यारे बच्चों, दो प्रॉपर्टी हमने देखी विषम सममित आव्यूह की। विषम सममित आव्यूह की एक तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। ये प्रॉपर्टी कहती है यदि कैपिटल A एक वर्ग आव्यूह है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चे ये, इससे क्वेश्चन बनेंगे। यदि कैपिटल A एक वर्ग आव्यूह है तो 1/2 a प्लस a डैश, ध्यान देना 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह एवं 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? दिक्कत जहाँ होगी तो आप बताएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला है बच्चे, एक बार ध्यान से देखो। अगर a कोई आव्यूह है तो 1/2 a प्लस a डैश सममित आव्यूह बनेगा और 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको a इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया प्यारे बच्चों और फिर कहता है कि इससे बनने वाला एक, इसका इस्तेमाल करके एक क्या निकालो? एक सममित आव्यूह निकालो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। मतलब इसके यूज से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। तो हम क्या करेंगे? हम इस पे रख देंगे मान, ऐसा कुछ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ऐसा कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित आव्यूह मिल जाएगा। कुल मिला के फंडा ये है कि अगर आपके पास a है तो 1/2 a प्लस a डैश करोगे तो एक सममित आव्यूह बनेगा और 1/2 a माइनस a डैश करोगे प्यारे बच्चों तो एक विषम सममित आव्यूह बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को?